देखिए, राणा सांगा पर जो रामविलास सुमन ने बोला वो तो निंदनीय है। और खुद कल राज्यसभा में प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के उपनेता हैं, उन्होंने राणा सांगा की प्रशंसा में बहुत कुछ कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने भाषण में कहा कि हम सारे जो हमारे देश के पैट्रियट थे और जो जिन्होंने देश के लिए काम किया, उनका सबका सम्मान करते हैं। खैर, जाति का एंगल तो इस देश में आएगा ही आएगा। जब मोदी उपनाम को लेकर के राहुल गांधी ने भाषण दिया था, तो जिस पर मुकदमा हुआ उनके खिलाफ, उनकी सजता गई, तो बीजेपी ने क्या जाति का एंगल नहीं दिया था कि सारे पिछड़ों पर हमला किया? दिया था जाति का एंगल। तो राजनीतिक दल तो ऐसे लपकते हैं कैच। और मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले अखिलेश यादव ने इसको दलित एंगल दिया। और जिस वक्त ये हुआ था, समीर जी और हम लोग एक कार्यक्रम में थे जब करणी सेना का हमला चल रहा था, तो मैंने उसी वक्त कहा था कि इसको समाजवादी पार्टी दलित एंगल देगी। ये करणी सेना ने उनको एक मुद्दा दे दिया, उन्होंने उसको दिया। अगर यही उल्टा होता, मान लीजिए कोई बीजेपी का एमपी होता दलित, तो उसने कुछ बोला होता, उस पर समाजवादी पार्टी के लोग हमला करते, तो भी दलित एंगल देते। तो ये कोई नई बात नहीं है, ना देते तो मुझे आश्चर्य होता। लेकिन ये बात सही है कि रामविलास सुमन जैसे व्यक्ति को, जो अपने को लोहिया का अनुयायी कहते हैं, कम से कम इस मामले में सावधानी बरतनी चाहिए थी। राणा सांगा के बारे में हम सब जानते हैं, अवधेश जी ने बहुत विस्तार से बताया, उससे मेरी पूरी सहमति है, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है, उनके बारे में पढ़ा है, बाबरनामा भी पढ़ा है। बाबर ने खुद राणा सांगा की वीरता की तारीफ की है। बाबर ने खुद तारीफ की है, मतलब कि हाँ, तो जिसकी तारीफ खुद उसका शत्रु कर रहा हो, तो फिर उन राणा सांगा के बारे में टिप्पणी करने का अधिकार, इस तरह की अधिकार तो क्या किसी को सोचना भी नहीं चाहिए। और ये किंवदंती रही है असल में, इसका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, सही कह रहे हैं अवधेश जी, लेकिन एक किंवदंती रही है बचपन में कि राणा सांगा ने बुलाया, राणा सांगा ने बुलाया। जबकि और ये मतलब मैंने तो ओरिजिनल तो नहीं देखा, सोशल मीडिया पे ही मैंने देखा कि पांजन ने कभी कोई लेख था, उसमें भी कहीं जिक्र है कभी कि राणा सांगा बुलाने वालों में शामिल थे। शायद रामविलास सुमन ने वही पढ़ लिया होगा, सोशल मीडिया पे किसी ने शेयर किया था, तो वो मैंने भी देखा था, लेकिन मैंने उसका ओरिजिनल नहीं पढ़ा, इसलिए मैं उसकी तायद नहीं कर सकता हूँ। लेकिन समीर जी ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो अब उन्होंने भी लिखा होगा, कैसे लिखा होगा, कहाँ लिखा, लेकिन मुझे भी कोई ऐतिहासिक संदर्भ मिला नहीं कि राणा सांगा ने बुलाया था। मैं ये मानता हूँ कि जब इब्राहिम लोदी और बाबर की लड़ाई हो रही थी, तो राणा सांगा ये समझ रहे होंगे दोनों में से एक तो हारेगा ही, जो हारेगा वो भागेगा, वो मरेगा, दूसरा कमजोर होगा, उसको हम हरा देंगे और इस देश को हम मुक्त कर लेंगे। एक रणनीति हो सकती है उनकी। तो इसलिए मुझे लगता है, और बयाना की लड़ाई में तो बाबर को हराया उन्होंने। पहले बयाना की जो लड़ाई, जब ये राणा खानवा से पहले जो बयाना की मुठभेड़ हुई, उसमें बाबर की सेना भागी थी, दो बार भागी है, तीसरी बार खानवा में। और तब बाबर ने पहली बार इस्लाम और गाजी का इस्तेमाल किया और भाषण दिया अपने सैनिकों को कि ये इस्लाम की लड़ाई है, क्योंकि उसके पहले तो वो लड़ता आया था सारे मुस्लिम बादशाहों से ही, वो समरकंद से और वो काबुल से लेकर के सब जगह, तो मुस्लिम तो वहाँ तो इस्लाम चलता नहीं, तो पहली बार उसने जो है वो। और ये भी सही है कि देखिए, राजनीति में, इतिहास में इस तरह की लड़ाइयाँ होती रही हैं। भाई राणा कुंभा को किसने मारा था, बता देना कोई? या जिस उदय सिंह को पन्नाधाई ने अपने बच्चे की बलि देके बचाया था, उस उदय सिंह को मारने कौन आया था? कोई मुगल थोड़ी आया था, ना कोई मुस्लिम आया था, बनवीर आया था ना, उसका चाचा, उनके परिवार का। और राणा कुंभा की हत्या तो उनके बेटे ने की थी, जो वो पूजा कर रहे थे। तो ये सब इतिहास में सत्ता के लिए इस तरह की लड़ाइयाँ होती रही हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इतिहास को बहुत खुले दिमाग से सोचना चाहिए। और बिल्कुल सही कहा अवधेश जी ने कि उस तत्कालीन इतिहासकारों ने ईमानदारी से लिखा है, क्योंकि उनके लिए कोई छिपाने की बात ही नहीं थी। अगर किसी मुस्लिम बादशाह ने मंदिर तोड़ा है, तो अच्छा ये बताइए, अगर सोमनाथ मंदिर मिट्टी का होता तो क्या महमूद गजनवी उस पर हमला करता? नहीं करता ना, क्योंकि उसका मतलब भाई मंदिर वेल्थ के सेंटर भी थे, धर्म के साथ साथ सबसे ज्यादा जो है चढ़ावे, तो वो भी लूट के, मतलब तो धार्मिक आधार पर उनकी आस्था में भी लूटो भी, दोनों मामले थे। और देखिए ये भी सही है, उस समय के मुस्लिम इतिहासकारों ने ईमानदारी दिखाई, तो आज के दौर के कुछ हिंदू इतिहासकारों ने ईमानदारी दिखाई। वी.एन. पांडे जैसे इतिहासकारों ने वो तमाम फरमान भी कोट किए कि कैसे किन किन मंदिरों को जो है दिल्ली की मुगल बादशाह से जो है जागीरें मिली और फरमान कोट। तो जो रैशनल इतिहासकार होते हैं वो ईमानदारियाँ बरतते हैं और बरतनी चाहिए। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि इतिहास को बहुत खुले दिमाग से सोचना चाहिए। किसी एक खांचे में अगर हम देखेंगे तो कई दिक्कतें होंगी,
और राणा सांगा की जहाँ तक बात है, वो राष्ट्रनायक हैं, वो खाली हिंदुओं के ही नायक नहीं थे, वो भारत के नायक थे। और जब बाबर से लड़ाई लड़ रहे थे तो उनके पक्ष में पूरा मेवात के मुसलमान खड़े थे, हसन खां मेवाती के नेतृत्व में। अब बाबर ने हसन खां मेवाती से कहा था कि तुम इधर आ जाओ, हमें काफिर से लड़ना है। तो हसन खां मेवाती ने कहा था तुम बाहरी हो, तुम हमलावर हो, राणा सांगा और हम इस देश के, हम मिलकर तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। और बाद में हसन खां मेवाती को बाबर ने बहुत यातना दे के मारा था जब पकड़ा गया। अफगानों का एक बहुत बड़ा जत्था लड़ा था राणा सांगा की तरफ से बाबर से। तो वो लड़ाइयाँ थीं। तो कम से कम रामजीलाल सुमन को भी इतिहास पढ़ना चाहिए और उनको खेद भी प्रकट करना चाहिए अपने बयान के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।